जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां अब समंदर में आमने सामने भारत और चाइना। हिंदुस्तानी जहाज को चीनी कोस्ट गार्ड ने घेर लिया, बताएंगे क्यों घेरा। वहीं पाकिस्तान के दोस्त की बढ़ाने वाला है अपना भारत टेंशन, ना तो वो चाइना है और ना ही वो तुर्की, तो कौन है वो देश, तो वही बताएंगे। इमरान खान को हुई 14 साल की सजा। जी हाँ, जेल से छूटने के बजाय और 14 साल की सजा की बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया, वही बताएंगे। क्या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा अमेरिका? राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले जो बाइडेन ने कर दिया बहुत बड़ा खेला। जी हाँ, तो वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने बड़ा खेला किया है। दोस्तों, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अब समंदर में आमने सामने भारत और चाइना। हिंदुस्तानी जहाज को चीनी कोस्ट गार्ड ने क्यों घेरा, बता दें। एक तरफ उत्तरी सीमा पर भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, तो दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में भारत और चीन के तटरक्षक बल आमने सामने आ गए हैं। दरअसल जब भारतीय तटरक्षक जहाज शोनक जापान से एक सद्भावना यात्रा से लौट रहा था, तभी दक्षिणी चीन सागर में विवादित द्वीप स्कारबोरो शोल के पश्चिम से गुजरते समय चीनी तटरक्षक जहाजों ने उसे घेर लिया। इससे दोनों तटरक्षक बलों के बीच तनातनी बढ़ गई है। चीनी तटरक्षक बल स्कारबोरो शोल के करीबी समुद्री इलाके को विवादित क्षेत्र मानते रहे हैं। ये इस क्षेत्र में तब हुआ जब चीनी तटरक्षक बल का मॉन्स्टर शिप पहले से ही फिलीपींस के तटरक्षक जहाजों के साथ टकराव में लगा हुआ है। वहीं बता दें, भारत की ट्राजन तोप पर आया आर्मेनिया का दिल। अब पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की बढ़ेगी मुश्किलें, आखिर कैसे, बता दें। अजरबैजान के साथ युद्ध के बाद अपनी सेना के आधुनिकीकरण में जुटे आर्मेनिया ने भारत की ट्राजन 155 मिलीमीटर तोप के लिए ऑर्डर दिया है। ये महत्वपूर्ण कदम भारत और आर्मेनिया के बीच एक गहरे रक्षा सहयोग को दर्शाता है। आर्मेनिया ने इसके पहले रॉकेट, रडार और मिसाइल प्रणालियों समेत उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भारत के साथ डील की है। आर्मेनिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी साझेदारी में विविधता लाने की कोशिश की है, खासतौर पर जब इसके प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान को तुर्की भारी मदद दे रहा है। ये तोपें आर्मेनिया के पास भारतीय मूल के हथियारों की बढ़ती संख्या का हिस्सा होंगी, जिसमें पहले से ही मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन और गोला बारूद की एक श्रृंखला शामिल है। आर्मेनिया की सेना पहले ही स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को पहले ही सेवा में लगा चुकी है। दोस्तों, वहीं बता दें, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल पाकर गदगद है फिलीपींस। अब 9 एंटी शिप बैटरियों की मांग, चीन से मुकाबले की बड़ी तैयारी। जी हां, चीन से तनाव के बीच फिलीपींस अपनी सेना के लिए अब भारत से 9 ब्रह्मोस एंटी शिप तटीय मिसाइल बैटरियां हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है। ये पहले से हासिल भूमि आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम यानी ISBASMS यानी इस बैसमस अधिग्रहण परियोजना का विस्तार है। इसके तहत फिलीपींस को भारत से 2 बैटरियां प्रस्तावित की गई थी। भारत और फिलीपींस के बीच तट आधारित एंटी शिप मिसाइल अधिग्रहण परियोजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। साल 2019 में यह भूमि आधारित मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना में परिवर्तित हो गई, जिसे 2021 में मंजूरी मिली। जी हाँ, तो वहीं अगली खबर आपको बताते हैं, जहां इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की मिली सजा, तो उधर पत्नी बुशरा बीवी को 7 साल की जेल। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। ये मामला 190 मिलियन पाउंड की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पीटीआई संस्थापक इमरान खान को 14 साल की जेल और बुशरा बीवी को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बनी अस्थायी अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच जज नासिर जावेद राणा ने यह फैसला सुनाया। इमरान खान पिछले 18 महीने से अडियाला जेल में बंद है। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीवी को भी अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने इमरान खान पर 10 लाख रुपए और बुशरा बीवी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना भरने पर 6 महीने की जेल ज्यादा काटनी होगी। दोस्तों, इमरान खान को इस अल कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की सजा तब सुनाई गई है जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि इमरान खान को अब कैसे भी जेल से निकलवा लिया जाएगा, लेकिन इस सजा वाली खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। वहीं बता दें, क्या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? आखिर राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले बाइडेन ने क्यों किया ये बड़ा खेला? दोस्तों, भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया, जो आप सभी जानते ही हैं। 15 जनवरी को भारत के 3 प्रमुख परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को बाइडेन ने हटा दिया। बाइडेन के इस फैसले से दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर सहयोग में आने वाली बाधा दूर हो गई है। हालांकि इन संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाने के समय खासी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने रशिया के तेल पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है
क्योंकि भारत अभी तक रशिया से बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर ईंधन यानी यूरेनियम खरीदता है और ऐसे में भारत पर से प्रतिबंध हटाने का मतलब है कि अमेरिका चाहता है कि भारत उससे भी ऐसे ही डील करे। अमेरिका ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सिक्योरिटी की ओर से घोषित इन फैसलों को भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, ऐसे में भारतीय संस्थाओं पर से प्रतिबंध हटाने के पीछे अमेरिका का मकसद साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग किया जाए, जिसको लेकर ये प्रतिबंध हटाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो रशिया से भारत आ रहे कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों वहीं बता दें, फारूक अब्दुल्ला के काफिले में शामिल गाड़ी दौसा में हादसे का हुई शिकार, दिल्ली पुलिस के 2 जवान भी घायल। जी हां, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ ये बड़ा एक्सीडेंट। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के काफिले में शामिल गाड़ी दौसा में हादसे का शिकार हो गई। इसमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल घायल हो गए। फारूक अब्दुल्ला आज दिल्ली से अजमेर जियारत के लिए जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा में उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। फारूक अब्दुल्ला के काफिले में दिल्ली पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। इसी दौरान भंडारेज इंटरचेंज के नजदीक काफिले के आगे गाय आ गई और इसी कारण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में दिल्ली पुलिस की गाड़ी आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ड्राइवर और कंडक्टर साइड के एयरबैग भी खुल गए, जिसके कारण कार में लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इस हादसे में दिल्ली पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल दौसा जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन हल्की चोटें होने के कारण उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो उधर आपको बता दें आखिर क्या है एफएमआर। बॉर्डर पर वापसी के लिए सड़कों पर उतरे नॉर्थ ईस्ट के लोग मोदी सरकार से लगा रहे गुहार। दोस्तों घूमते टहलते अगर आप बॉर्डर पार कर जाएं तो क्या होगा दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी गाड़ी उठाते हैं और नोएडा से दिल्ली चले जाते हैं, नोएडा से गाजियाबाद चले जाते हैं। कुछ समय पहले तक ऐसा ही नजारा भारत और म्यांमार बॉर्डर पर देखने को मिल रहा था। मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 2018 में एक बड़ा फैसला लिया और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए एफएमआर लागू कर दिया। इसके जरिए सीमा के पास रहने वाले लोग बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक भारत म्यांमार सीमा के भीतर आ जा सकते थे। यह ऐतिहासिक फैसला उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ जिनकी जमीन म्यांमार में थी। वो परिवार जिन्हें जमीन पर खींची रेखा ने अलग कर दिया था, वो लोग जो बॉर्डर के उस पार बिजनेस करते थे, मगर 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। इसके बाद हालात तेजी से बदले। वे लगातार अब मांग कर रहे हैं कि एफएमआर को फिर से लागू किया जाए। एफएमआर दोस्तों यानी फ्री मूवमेंट रिजाइम लागू किया जाए। आपको बता दें म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। इन राज्यों के बहुत से रिश्तेदार म्यांमार में रहते हैं, इनकी जमीनें भी म्यांमार में हैं। यही नहीं, बॉर्डर के उस पार शादी बिजनेस भी चलता रहता है। साल 2018 में भारत म्यांमार सीमा पर लोगों की सुगमता को देखते हुए एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रिजाइम लागू किया गया। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें स्मार्ट सिटी को लेकर घाटी में आखिर क्यों मचा घमासान। महबूबा मुफ्ती ने तुरंत उठा दिए सवाल। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जब वहीद अहमद शाह सहित 3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से हटाकर गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस कदम की आलोचना करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अधिकारियों को दंडित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एसीबी से वहीद शाह और उनके सहयोगियों को हटाने का निर्णय भ्रष्टाचार को चुनौती देने वाले अधिकारियों के सामने आने वाले खतरों को उजागर करता है। ये कदम भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों के बीच गठजोड़ को भी सामने लाता है। सरकार इस कार्रवाई से न्याय और जवाबदेही की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर रही है। तो उधर आपको बता दें तेल के नाम पर भारत के साथ खेल करेगा चाइना। उधार दे देकर हासिल किया श्रीलंका का जो बंदरगाह, आखिर वो कितना अहम है इनके लिए बता दे। पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका ने चीन के साथ 3.7 अरब डॉलर की डील साइन कर ली है। इसे अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है। ये डील एक तेल रिफाइनरी बनाने को लेकर हुई है। ये चीनी रिफाइनरी श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह शहर हम्बनटोटा में बनेगी। समझौता श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाइके के चीन दौरे के दौरान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि हम्बनटोटा वो जगह है वहाँ चीन ने पहले एक बंदरगाह बनाया था, जिसे बाद में कर्ज के जाल के तहत 99 साल के लीज पर अपने कब्जे में ले लिया। अब इस बंदरगाह को चीन ने भारत के नजदीक एक रणनीतिक ठिकाने में बदल दिया है। ऐसे में डर है कि ये नई रिफाइनरी भी हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के चीनी प्लान का हिस्सा हो सकती है। भारत और अमेरिका लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित है कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो एशिया और यूरोप के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग के पास है, चीन के लिए सैन्य अड्डा बन सकता है। हालांकि चीन और श्रीलंका बार बार इस बात का खंडन करते हुए आए हैं कि बंदरगाह का सैन्य उपयोग होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही इशारा करती है। जी हाँ, अगर आपको अंदर की बात बताएं तो इंडियन ओशन में भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन अलग अलग देशों में अपने नौसैनिक ठिकाने बना रहा है। चीन भारत के चारों ओर एक घेरा बना रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए ही चीन ने बांग्लादेश में कंटेनर सुविधा, पाकिस्तान
पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, म्यांमार में क्वायू कफ्यू पोर्ट का स्थापित किया था। इसके अलावा बांग्लादेश के चितगांव पोर्ट जैसे बंदरगाहों की भी मिसाल है जिन्हें विकसित करने में चीन ने निवेश किया है। दोस्तों ऐसे में इस अंदर की खबर के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हर कोई आपको नहीं बताने वाला ऐसी खबरें। हम देख रहे हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फेक वीडियोस क्रिएट करके भी न्यूज बताए जा रहे हैं, खबरें बताए जा रहे हैं, जबकि हम आज भी आपको वही ट्रस्टेड और सच्चाई भरी खबरें बताते हैं। दोस्तों तो आपका लाइक निरंतर बने रहना चाहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर खबरों को पाने के लिए जल्द से जल्द। तो उधर आपको अगली खबर बताते हैं, जहां कनाडा में भारतीय मूल के सांसद ने प्रधानमंत्री पद के लिए दाखिल किया नामांकन, कन्नड़ में किया सदन को संबोधित। जी हां, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य आधिकारिक तौर पर अगले कनाडाई प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने कन्नड़ भाषा में सदन को संबोधित किया। चंद्र आर्य मूल रूप से कर्नाटक के तुमकुर जिले के रहने वाले हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने घोषणा की थी कि वो कनाडा के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्र आर्य कनाडा के नेपियन से सांसद है। आर्य ने अपनी विरासत पर गर्व जताते हुए ये घोषणा की है। आर्य ने कनाडा की संसद को संबोधित करते हुए कहा, यह लगभग 5 करोड़ कन्नड़ लोगों के लिए गर्व का क्षण है कि कर्नाटक के तुमकुर जिले के शिरा तालुका एक व्यक्ति कनाडा में संसद सदस्य के रूप में चुना गया है और अब वो इस प्रतिष्ठित संस्थान में कन्नड़ में बोल रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, बूढ़ों का देश बनता जा रहा है चाइना। लगातार तीसरे साल कम हुई जनसंख्या, जिनपिंग सरकार की बड़ी चुनौती। जी हाँ, चीन की आबादी लगातार तीसरे साल कम हुई है। चीन सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। साल 2004 के आखिर में चीन की जनसंख्या 1.408 अरब हो गई है। ये पिछले साल के मुकाबले 13.9 लाख कम है। ये लगातार तीसरा साल है जब चीन में आबादी कम हुई है। चीन की शी जिनपिंग सरकार के लिए देश की घटती आबादी चुनौती बनती जा रही है। एक बड़ी आबादी की उम्र बढ़ने और काम करने वाले युवाओं की कमी से चीन जूझ रहा है। घटता कार्यबल से देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। जी हाँ, चीन में नए जन्म नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आबादी की उम्र बढ़ती जा रही है। लोग बूढ़े ज्यादा हैं चाइना में और यही सबसे बड़ी वजह है कि भविष्य के लिए चाइना में बड़ी ही चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। तो उधर आपको बता दें, ब्रह्मोस की गर्जना से दहलेगा चाइना। फिलीपींस के बाद एक और पड़ोसी की बढ़ गई दिलचस्पी करना चाहता है भारत के साथ डील। दोस्तों, भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत से लवरेज फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी इस मिसाइल को हासिल करने की तैयारी में है। अप्रैल में फिलीपींस को पहली खेप मिलने के बाद अब इंडोनेशिया जल्द ही $450 मिलियन की डील पर हस्ताक्षर करने वाला है। यह डील भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात समझौतों में से एक होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग के पीछे चीन की आक्रामक सैन्य नीति और दक्षिण चीन सागर में उसकी विस्तारवादी हरकतें मानी जा रही हैं। चीन के 9 डैश लाइन वाले विवादित दावे और उसकी बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने आसपास के देशों में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। इस क्षेत्र के देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी सुरक्षा का मजबूत आधार मान रहे हैं। तो उधर आपको बता दें, इमरान खान और सेना के बीच पिघलने लगी है बर्फ। असीम मुनीर से मिले पीटीआई के सीनियर नेता। शहबाज सरकार से भी हुई बातचीत। जी हाँ, ये खबर दोस्तों इमरान खान को 14 साल की जेल होने से पहले की है खबर, लेकिन आज की है जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं के शीर्ष नेताओं ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की है। वहीं पार्टी नेताओं का एक डेलीगेशन सरकार से भी मिला। ये मुलाकातें गुरुवार 16 जनवरी को राजधानी इस्लामाबाद में हुई है। तो उधर आपको बता दें, बांग्लादेश के टॉप जनरल का पाकिस्तानी दौरा। क्या भारत के खिलाफ एक हो रहे हैं ये दो कट्टर दुश्मन? क्या है एक्सपर्ट्स की इस पर राय? बता दें, बांग्लादेश में बीते साल शेख हसीना की सरकार के देश छोड़कर जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के तेजी से करीब आते जा रहे हैं। बांग्लादेश में नई गठित अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ढाका और इस्लामाबाद के बीच की ऐतिहासिक दुश्मनी को भुलाकर पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने में लगा है। इसी सप्ताह मंगलवार को बांग्लादेश के एक टॉप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। ये दो पुराने दुश्मनों के बीच नए अध्याय की शुरुआत है। तो वहीं बता दें, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, साथ में LPG सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी ने बड़े चुनावी वादे कर दिए हैं। बता दें, बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमें संकल्प में से सिद्धि की तरफ जाना है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल कल्चर को बदल दिया है। आज से पहले मैनिफेस्टो आते थे लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थी, लेकिन अब मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में तब्दील हो गया है। पार्टी ने 2014 में 500 वादे किए थे, जिसमें से 499 वादे पूरे कर लिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हमारा वादा निभाने का रिकॉर्ड अव्वल रहा है, फर्स्ट रहा है। हमारा रिकॉर्ड 99.9% है। यह विकसित दिल्ली की नींव का संकल्प पत्र है। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। हम झुग्गी वालों को मुख्य धारा में लेकर आएंगे। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। जो दिल्ली में जन कल्याण योजनाएं चल रही है वो बीजेपी की सरकार आने के बाद भी जारी
जारी रहेंगी। हम महाराष्ट्र में महिलाओं को सहायता राशि दे रहे हैं। हमने हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए देना तय किया है। दोस्तों बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य और बड़ी बड़ी बातें कौन कौन सी है वो हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप देख पा रहे होंगे। जहां महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। एलपीजी सब्सिडी 500 रुपए दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट दिए जाएंगे, यानी पोषण तत्व से भरे किट दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। अटल कैंटीन योजना को लॉन्च करेंगे। झुग्गियों में 5 रुपए में राशन दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन भी है। बीजेपी ने दिल्ली की 70 में से 68 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने 2 सीटें बुरारी और देवली सहयोगी दलों जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ दी हैं। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का यह चुनावी वादा आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी को निचोड़ कर रख देगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि दिल्ली की जनता को आखिर क्या चाहिए। उनके जरूरत के मुताबिक ही ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है, संकल्प पत्र तैयार किया गया है। जी हाँ, इस पर आपकी राय तो दोस्तों बनती है। क्या लगता है आपको, क्या इस बार बीजेपी झंडा गाड़ पाएगी दिल्ली में? देखते हैं भारी मात्रा में कमेंट क्या करते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता, हमारी प्रिय ऑडियंस। तो दोस्तों इसी बीच ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।